कहानी की शुरुआत एक बेहद डरावने और सन्नाटे भरे माहौल में होती है। हम समय में पीछे जाते हैं, साल 2002 की तरफ। एक साधारण सा ब्रिटिश घर है, टीवी चल रहा है और उस पर बच्चों का कार्टून टेलीटबीज आ रहा है। बाहर दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन इस कमरे के अंदर अभी भी एक अजीब सी शांति है। अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्के लगते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और कुछ शैतान जैसे दिखने वाले लोग, जिनकी आंखों में सिर्फ खून और हिंसा है, घर के अंदर घुस आते हैं। चीख पुकार मच जाती है। ये ज़ॉम्बीज जैसे दिखने वाले लोग एक तरह के रेज वायरस से संक्रमित हैं। तभी जिमी की माँ उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। उस अंधेरे कोने से अपनी माँ की दर्दनाक मौत और पिता की बेबसी को देखता है। वो किसी तरह खिड़की से कूदकर भागता है। वो भागता रहता है, खेतों के बीच से सांस फूलने तक, जब तक कि वो एक पुराने चर्च में नहीं पहुंच जाता। वहां एक फादर प्रार्थना कर रहा होता है। फादर जिमी को अपना एक जीसस का लॉकेट देता है और उसे एक सुरक्षित स्थान में बंद कर देता है। शैतानों की भीड़ चर्च में घुसती है और फादर पर हमला बोल देती है। अब फादर भी संक्रमित है और जिमी अकेला बच गया। 28 साल बाद नजारा बदलता है। अब हम इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी तट पर है। ये लिंडिस-फान का द्वीप है, जिसे होली आइलैंड भी कहा जाता है। हम यहाँ अपने मुख्य किरदार से मिलते हैं, जिसका नाम स्पाइक है। वो एक बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास है। स्पाइक ने कभी वो पुरानी दुनिया नहीं देखी जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग बातें करते हैं। उसके लिए यही द्वीप पूरी दुनिया है। स्पाइक का पिता, जिसका नाम जेमी है, समुदाय का एक सख्त नेता है। जेमी का मानना है कि द्वीप के बाहर सिर्फ नर्क है और जो भी बाहर जाने की सोचता है वो मौत को दावत देता है। लेकिन स्पाइक की माँ आइला बीमार है। उसे कोई मामूली बीमारी नहीं है, उसे अक्सर भयानक दौरे पड़ते हैं। उसका शरीर कांपता है और वो कई कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाती। आज का दिन स्पाइक के लिए आम दिनों जैसा नहीं है। आज वो दिन है जब उसका बचपन खत्म होगा और उसे एक पक्का शिकारी बनने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पूरा गांव आज समुद्र के किनारे जमा हुआ है। उनके चेहरे पर गंभीरता है, क्योंकि ये रस्म कोई खेल नहीं, बल्कि मौत के साथ एक जुआ है। स्पाइक के पिता जेमी, जो इस कबीले के सबसे सम्मानित और सख्त शिकारियों में से एक हैं, जेमी की आंखों में अपने बेटे के लिए चिंता है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं होने देते। वो स्पाइक के कंधे पर हाथ रखते हैं और सिर हिलाकर उसे तैयार होने का इशारा करते हैं। गांव वाले जो उनके पीछे खड़े हैं, स्पाइक का उत्साह बढ़ाते हैं। सामने समुद्र है, लेकिन अभी पानी उतरा हुआ है। जेमी चलते चलते रुकता है और स्पाइक की आंखों में देखते हुए एक बेहद जरूरी चेतावनी देता है। वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे हैं। ये कुदरत का नियम है। 4 घंटे बाद समुद्र का पानी वापस आएगा और ये रास्ता 10 फीट गहरे पानी में डूब जाएगा। अगर हम 4 घंटे में वापस नहीं लौटे तो हमारे पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो समुद्र में डूबकर मरना या उस पार उन संक्रमित शैतानों के बीच फंसकर मरना। यहाँ का माहौल द्वीप से बिल्कुल अलग है। यहाँ सन्नाटा तो है, लेकिन वो सन्नाटा भारी है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है। जेमी स्पाइक को रोकता है और उसे गौर से देखने को कहता है। सामने जमीन पर एक संक्रमित रेंग रहा है। यह एक क्रॉलर है। ये रेंगने वाले शैतान ज्यादा खतरनाक नहीं होते अगर तुम इनसे दूर रहो, लेकिन इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो स्पाइक को निशाना लगाने के लिए कहता है। स्पाइक अपनी कमान तानता है और तीर सीधा उस रेंगने वाले शैतान के सिर में जा लगता है। तभी पीछे से दूसरा ज़ॉम्बीज आता है, पर जेमी अपनी फुर्ती दिखाता है और उसे मार डालता है। जेमी सिर हिलाता है। यह पहला सबक था, लेकिन असली खतरा यह नहीं है। जेमी उसे आगे ले जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक खंडहर पड़ा मकान दिखता है। जेमी स्पाइक को लेकर उसके अंदर जाता है और स्पाइक से कहता है, कोई काम की चीज मिले तो उसे इनाम के तौर पे ले चलना। तभी उन्हें किसी की अजीब सी आवाज आती है। जेमी एक कमरे में जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। वहां एक संक्रमित इंसान को रस्सी से उल्टा लटकाकर बांध रखा था, पर जेमी ने स्पाइक को बिना किसी रहम के उस पर तीर चलाने को कहा। जैसे ही उसकी रस्सी टूटकर वो नीचे गिरता है, स्पाइक तभी उस पर तीर चला देता है और उसे मार डालता है। जेमी और स्पाइक एक गहरी सांस लेते हैं। अब जेमी स्पाइक को जंगल में आगे लेकर जाता है। तभी स्पाइक को कुछ अजीब दिखता है। पेड़ के तने में स्पाइक को एक वयस्क हिरण का सिर टंगा हुआ दिखता है। जेमी का चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत फैसला करता है कि अब इम्तिहान खत्म, उन्हें तुरंत वापस लौटना होगा। वे दोनों वापस द्वीप की दिशा में भागने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं, उनके सामने कुछ दूरी पर
घनी झाड़ियों के बीच कुछ ज़ोंबीज खड़े दिखाई देते हैं और उनके साथ एक मेल ज़ोंबीज खड़ा है। वो अल्फा है। जेमी स्पाइक का हाथ पकड़ता है और उसे दूसरी तरफ दौड़ाता है। अब ये शिकार नहीं, बल्कि जान बचाने की दौड़ है। अल्फा उनके पीछे है। उसकी रफ्तार भयानक है। वो पेड़ों और झाड़ियों को रौंदता हुआ आ रहा है। जेमी स्पाइक को इनका शिकार करने को कहता है, पर स्पाइक इतना डर चुका है कि उसका निशाना अब चूक रहा है। वे जंगल के बीच एक पुराने खंडहर हो चुके मकान को देखते हैं। जेमी स्पाइक को उस मकान के अंदर खींच लेता है। कुछ ज़ोंबीज अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जेमी अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करता है और वे एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाते हैं, अपनी सांसें रोके हुए। बाहर अल्फा के भारी कदमों की आवाज आ रही है। वो उन्हें सूंघ रहा है। वो मकान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वो पुराना मकान कमजोर है। अचानक अल्फा के टकराने या बस समय की मार से उस मकान का वो हिस्सा जहां वे छिपे थे भरभराकर हिलने लगता है। ऊपर से धूल और पत्थर गिरने लगते हैं। छत का एक हिस्सा गिर जाता है। इससे पहले कि वे मलबे में दब जाएं, जेमी और स्पाइक धूल के गुबार के बीच से बाहर कूदते हैं। अब छिपने का कोई आसरा नहीं बचा है। वे दोनों वापस समुद्र तट की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। 4 घंटे का समय लगभग खत्म हो चुका है। वे दोनों उस बर्फीले पानी में कूद पड़ते हैं। पानी उनके घुटनों तक है। पीछे अल्फा भी किनारे पर आ चुका है। उसे पानी का डर नहीं है। वो भी पानी में छलांग लगा देता है। पानी की बौछार उड़ाता हुआ वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। स्पाइक थक चुका है। अल्फा बहुत करीब है, लेकिन जेमी उसे छोड़ता नहीं। जेमी अपनी जेब से सीटी निकलता है और जोर जोर से सीटी बजाता है। द्वीप के गेट पर खड़े पहरेदार वे तुरंत गेट खोलते हैं और अपने तीर कमान को तान लेते हैं। अल्फा अब स्पाइक और जेमी के बिल्कुल करीब है। अपना हाथ बढ़ाकर वो उन्हें पकड़ने ही वाला है। तभी एक तीर अल्फा के लगता है। निशाना सटीक है। वो विशाल शैतान वहीं पानी में गिर जाता है। पूरा गांव जश्न मनाने लगता है, तालियां बजाता है और स्पाइक की पीठ थपथपाता है। स्पाइक को वहां घुटन महसूस होने लगी। वो ताजी हवा खाने के लिए चुपके से हॉल से बाहर निकल आया। तभी उसने देखा कि उसका पिता जेमी हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। स्पाइक को यकीन नहीं हो रहा था। एक तरफ उसकी बीमार मां आइला और दूसरी तरफ उसका पिता यहां किसी और के साथ खुशियां मना रहा था। वो भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा। उसके अंकल जेमी के भाई आइला की रखवाली के लिए घर पर अकेले बैठे थे। स्पाइक ने बताया कि जब वे भाग रहे थे तो उसने दूर पहाड़ियों के बीच आग की लपटें देखी थी। अंकल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक पुराना राज खोला। उन्होंने बताया कि 13 साल पहले जब ये सब शुरू हुआ था, तब उनका एक दोस्त था, एक बहुत ही काबिल डॉक्टर। वो जिद करके मुख्य भूमि पर रुक गया था। शायद वो जिंदा हो। स्पाइक ने उसी पल फैसला कर लिया। वो अपनी मां को मरने नहीं देगा और ना ही उस धोखेबाज पिता के भरोसे छोड़ेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जेमी कमरे में दाखिल हुआ। स्पाइक ने ठंडी और सख्त आवाज में पूछा, वो औरत कौन थी? मां यहां तड़प रही है और तुम वहां। अपनी चोरी पकड़े जाने की शर्म और बेटे की ये गुस्ताखी जेमी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने एक जोरदार थप्पड़ स्पाइक के गाल पर जड़ दिया। उस एक थप्पड़ ने उनके रिश्ते का आखिरी धागा भी तोड़ दिया था। जेमी वहीं खड़ा रह गया, अपने कांपते हाथ को देखता हुआ। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। स्पाइक अब रुकने वाला नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी द्वीप के गेट से बाहर निकलना। एक पुरानी लकड़ी की गोदाम के पीछे गया। स्पाइक ने उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क उठी। गेट पर खड़े पहरेदार और बाकी गांव वाले बाल्टियां लेकर गोदाम की तरफ दौड़े। अब दोनों माँ बेटे उस समंदर के रास्ते निकल पड़ते हैं, जंगल की ओर। और उस जंगल के बीच कहीं छिपा हुआ वो डॉक्टर। स्पाइक अपनी माँ के साथ एक पहाड़ी पर पहुंचता है। रात हो जाती है। स्पाइक और उसकी माँ रात एक टूटे खंडहर पे बिताते हैं। तभी एक रेंगता हुआ संक्रमित शैतान स्पाइक की तरफ बढ़ता है। संक्रमित शैतान ठीक स्पाइक के करीब पहुंचता है। इससे पहले कि वो स्पाइक को अपना शिकार बनाए, स्पाइक की मां पीछे से शैतान पर हमला कर देती है। अब दोनों वहां से निकलकर फिर से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। स्पाइक ने भागते हुए ही अपना धनुष निकाला और पीछे मुड़कर निशाना साधा। उसका निशाना अचूक था। भागते भागते वे एक पुराने टूटे फूटे मकान के पास पहुंचे, जो शायद दशकों से बंद पड़ा था।
लेकिन अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खतरनाक था। वहां किसी तरह की जहरीली गैस फैली हुई थी। तभी ऊपर छत से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। किसी ने ऑटोमेटिक राइफल से उन शैतानों को भून दिया। एक सैनिक नीचे कूदता है। उसने सेना की पुरानी वर्दी पहन रखी थी। वो अपना नाम एरिक बताता है। एरिक कहता है कि उसे उसकी टुकड़ी ने यहां इन शैतानों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। वे तीनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। स्पाइक की मां, जो खुद बीमारी से जूझ रही थी, उस आवाज को अनसुना नहीं कर पाई। जब स्पाइक की मां ट्रेन के डिब्बे के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि एक संक्रमित औरत वहां पड़ी है और बच्चे को जन्म देने वाली थी। स्पाइक की मां ने इंसानियत के नाते अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसकी मदद कर सके, और उसी पल एक बच्चे का जन्म हुआ। तभी पीछे खड़ा एरिक चिल्लाया कि दूर हटो। उसने अपनी बंदूक उठाई और उस संक्रमित औरत को गोली मार दी। वो उस बच्चे को भी मारना चाहता था। स्पाइक बीच में आ गया। अचानक एरिक के पीछे से अंधेरे में एक विशाल हाथ बाहर आया। ये वही अल्फा था। वो आ चुका था। अल्फा के हाथ में एरिक का कटा हुआ सिर था और वो उसे एक ट्रॉफी की तरह पकड़े हुए था। स्पाइक और उसकी मां की रूह कांप गई। अब वहां रुकना मौत थी। स्पाइक ने अपनी मां को भागने को कहा और बच्चे को गोद में लेकर वहां से भागने लगे। तभी कहीं दूर से एक सनसनाती हुई चीज आई और सीधा अल्फा के कंधे पर जा लगी। ये एक बड़ी सी बेहोशी की डांट थी। ये वही डॉक्टर था जिसकी उन्हें तलाश थी। डॉक्टर ने अल्फा के हाथ से एरिक का कटा हुआ सिर लिया। उसने एरिक के सिर को साफ किया और स्पाइक के हाथों में थमा दिया ताकि स्पाइक उसे उस ढेर पर सम्मान के साथ रख सके। उसने मिन्नत की कि वो उसकी मां का इलाज कर दे। डॉक्टर ने स्पाइक की मां की जांच की। जांच के बाद डॉक्टर ने स्पाइक को एक कड़वा सच बताया। उसने कहा कि उसकी मां को कोई वायरस नहीं बल्कि कैंसर है और ये कैंसर आखिरी स्टेज पर है। तभी डॉक्टर ने अपनी जेब से एक और डार्ट निकाली और चुपके से स्पाइक की मां को लगा दी। ये इलाज के लिए नहीं बल्कि उसके दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए थी। कुछ देर बाद वो वापस आया, लेकिन उसके हाथ में स्पाइक की मां का सिर का कंकाल था। उसने वो स्पाइक को दिया और कहा कि इसे सबसे अच्छे और ऊंचे स्थान पर रखो। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो बेहोश अल्फा होश में आ गया था। उसने डॉक्टर के ठिकाने को ढूंढ लिया था। तभी दो बड़े हाथ छत फाड़कर डॉक्टर के गर्दन को जकड़ लेती है और स्पाइक ने वो डांट पूरी ताकत से अल्फा के शरीर में घोंप दी। अल्फा दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ा। स्पाइक ने उस बच्ची को एक टोकरी में रखा। उसने बच्ची की टोकरी को गेट के बाहर रखा और साथ में एक चिट्ठी छोड़ी। वो चिट्ठी उसके पिता के लिए थी। चिट्ठी पढ़कर जेमी का दिल बैठ गया और वो पागलों की तरह अपने बेटे का नाम पुकारते हुए जंगल की तरफ भागा। लेकिन स्पाइक जा चुका था। कहानी के आखिरी सीन में स्पाइक अकेला जंगल में भाग रहा होता है। अब उसके पीछे संक्रमितों का एक बहुत बड़ा झुंड है। तभी ऊपर पहाड़ी से एक भारी आवाज आती है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? स्पाइक ऊपर देखता है। वहां से कुछ युवक कूद पड़ते हैं। वे बहुत फुर्तीले हैं। पल भर में वहां मौजूद सारे शैतान मारे जाते हैं। तब उन योद्धाओं का लीडर स्पाइक के सामने आता है। वो अपना नाम जिम्मी बताता है। ये वही जिम्मी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में 28 साल पहले एक चर्च में डरे हुए बच्चे के रूप में देखा था। उसके गले में आज भी वो क्रॉस लटक रहा है जो उसे उस फादर ने दिया था और स्पाइक की तरफ हाथ बढ़ाता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है।